स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही पावरफुल, बल्कि कहूँ तो दिल झकझोर देने वाली कहानी पुत्र प्रेम पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब माता पिता के निस्वार्थ प्यार और उस एकदम नपे तुले कैलकुलेटेड अर्थशास्त्र के बीच सीधी टक्कर हो जाए। ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलने लगते हैं तो उसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा है। क्या किसी बच्चे की जिंदगी की कीमत रुपयों में तय की जा सकती है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये सवाल कर्तव्य और उस ठंडे कैलकुलेटेड फाइनेंशियल लॉजिक के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ देता है। क्या सच में एक पिता अपने ही बेटे की जान बचाने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठ सकता है? क्या भावनाएं गणित के नियमों के आगे हार मान सकती हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि ये सवाल और भी ज्यादा चुभने लगता है। तो मिलिए हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। बाबू चैतन्य दास पेशे से वकील हैं। अब देखिए, इन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि उसे अपनी रग रग में बसा लिया है। दुनिया को देखने का इनका नजरिया बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट और बिजनेस वाला है। मतलब खर्च किया गया हर एक पैसा किसी न किसी पक्के फायदे की गारंटी होना चाहिए। अगर किसी खर्च से सीधा फायदा नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए वो खर्च इनके लिए जहर के बराबर है। बैंक में खूब पैसा है, गांव में जमीन जायदाद है, लेकिन दिमाग बस उसी कॉस्ट और बेनिफिट के पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। बाबू चैतन्य दास के 2 बेटे हैं और इनमें से जो बड़े बेटे हैं प्रभुदास, उनसे उन्हें भयंकर उम्मीदें हैं। आप कह सकते हैं कि वो प्रभुदास को अपना एक प्राइम इन्वेस्टमेंट या एक हाई रिटर्न वाला एसेट मानते हैं। उनका सपना एकदम क्लियर है, बेटा इंग्लैंड जाए, वहां से पढ़ाई करे और लौटकर एक बहुत ही कामयाब बैरिस्टर बने। नाम होगा, खूब पैसा बरसेगा। इसी भारी मुनाफे की उम्मीद के चलते प्रभुदास उनकी आंखों का तारा है। लेकिन तभी जिंदगी एक बहुत ही क्रूर मजाक करती है। बीए के एग्जाम्स खत्म होते ही प्रभुदास बहुत बीमार पड़ जाता है। पहले एक तेज बुखार, फिर डॉक्टर बदले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। और फिर कुछ महीनों बाद वो मनहूस खबर आती है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। अब ये उस जमाने की बात है जब टीबी का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इलाज बहुत मुश्किल था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे वो लड़का दिन ब दिन कमजोर होता चला गया और इसी के साथ एक ऐसी फाइनेंशियल दुविधा खड़ी हुई जिसने अंत में सब कुछ खत्म कर दिया। अब आते हैं उस सबसे अहम पॉइंट पर। एक स्पेसिफिक अमाउंट, पूरे 3000 रुपए। जी हाँ, डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि प्रभुदास की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे इटली के किसी सेनेटोरियम में भेजा जाए जहां उसका लंबा इलाज चल सके। और इस पूरे प्रोसेस का खर्च था 3000 रुपए। अब आज के हिसाब से मत सोचिएगा, उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। और बस यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। एक पिता के सामने अपने बेटे की सांसों और अपनी तिजोरी के बीच चुनाव करने का वक्त आ गया था। जरा उनके इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को तो देखिए। सच में ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बाबू चैतन्य दास ने इतनी इमोशनल सिचुएशन को कितने ठंडे दिमाग से कैलकुलेट किया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या इटली जाने से इसकी जान पक्का बच जाएगी? क्या ये दिमागी तौर पर इतना फिट रहेगा कि बैरिस्टर का काम कर सके? अब जाहिर है डॉक्टर इसकी पक्की गारंटी तो दे नहीं सकते थे। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि शायद वो आगे दिमागी काम न कर पाए, इस अर्थशास्त्री पिता ने तुरंत कैलकुलेट किया और इसे एक खराब इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि रिटर्न की गारंटी नहीं थी ना, तो उन्होंने पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। उनके ये शब्द सुनिए, ये उनकी पूरी मानसिकता को खोल कर रख देते हैं। पत्नी तपेश्वरी बेचारी रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी, याद दिला रही थी कि बैंक में पैसा है, जायदाद है, और तो और इस संपत्ति पर प्रभुदास का भी तो आधा हक है। लेकिन चैतन्य दास वो टस से मस नहीं हुए। उनका सीधा सा फंडा था, पैसा ऐसे हवा में नहीं उछाला जा सकता। इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब रिटर्न पक्का हो। मतलब एक पिता का प्यार एक अर्थशास्त्री की उस पत्थर जैसी कठोरता के नीचे पूरी तरह से दम तोड़ चुका था। और सोचिए उस बेचारे प्रभुदास पर क्या बीती होगी जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके खुद के पिता उसकी जिंदगी को रुपयों के तराजू पर तोल रहे हैं, कि उसकी जान की कीमत 3000 रुपए भी नहीं है। इसके बाद उसने जीने की हर उम्मीद ही छोड़ दी। उसने दवाइयां खानी बंद कर दी, सारे परहेज छोड़ दिए। वो अपनी ही जिंदगी से पूरी तरह कट चुका था। न वो रोता था, न किसी से कोई शिकायत करता था। वो बस घर के एक कोने में एक जिंदा लाश की तरह पड़ा अपनी मौत का शांति से इंतजार कर रहा था। अब पिता के इस भयंकर दोहरेपन को देखिए।
एक तरफ वो बीमार प्रभुदास है जिसे इलाज के लिए वो 3000 रुपए इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो एक डूबता हुआ इन्वेस्टमेंट था, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा है शिवदास। शिवदास ने जैसे ही बीए पास किया, बाबू चैतन्य दास ने खुशी खुशी अपनी जमीन गिरवी रख दी और उसे लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शिवदास पर पैसे लगाना उन्हें एक बहुत ही सेफ और शानदार इन्वेस्टमेंट लगा। वहां से रिटर्न जो आने वाला था। यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में दिल तोड़ देता है। छोटे भाई शिवदास के इंग्लैंड रवाना होने के ठीक एक हफ्ते बाद बड़े भाई प्रभुदास का निधन हो जाता है। वो लड़का जिसने कभी खुद इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने का सपना देखा था, वो सही इलाज ना मिलने और अपने पिता की उस बेरुखी के चलते हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। चलिए अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट पर। चिता की लपटें उठ रही हैं और बाबू चैतन्य दास अपने रिश्तेदारों के बीच चुपचाप बैठे हैं। लेकिन अचानक उनके अंदर का वो दबा हुआ पिता जाग उठता है। एक ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगता है कि यार, अगर मैंने वो 3000 रुपए खर्च कर दिए होते तो क्या पता मेरा बेटा आज जिंदा होता। उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ कुछ हजार रुपए बचाना के चक्कर में उन्होंने अपने ही खून की बलि चढ़ा दी, और ये एहसास उनके अंदर एक अजीब सी बेचैन करने वाली आग भड़काने लगता है। शमशान घाट की उस भयानक उदासी को अचानक एक आवाज चीर देती है। कहीं से शहनाई और ढोल बजने की आवाजें आ रही हैं। एक पूरी भीड़ एकदम फूलों की बारिश करते हुए गाते बजाते वहां पहुंचती है। पता चलता है कि एक अनजान नौजवान अपने बूढ़े पिता का अंतिम संस्कार करने आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां कोई मातम नहीं था, वहां तो एक जश्न था। एक ऐसी भव्य विदाई थी जो सिर्फ और सिर्फ एकदम निस्वार्थ और सच्चे प्यार से ही आ सकती है। अब जो बात उस अनजान नौजवान ने कही ना, वही इस पूरी कहानी का असली क्लाइमेक्स है। जब चैतन्य दास ने उससे बात की तो उसने बताया कि उसके पिता बहुत बीमार थे और उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी, घर का पाई पाई लुटा दिया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, और सबसे बड़ी बात, उस लड़के के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसके लिए पैसा क्या था, बस हाथ का मैल। उसे इस बात की परम शांति थी कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बस अपना फर्ज निभाया। आप समझ रहे हैं, उस नौजवान की हर एक बात बाबू चैतन्य दास के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। उनका वो सारा घमंड, उनका वो कठोर अर्थशास्त्र, वो कॉस्ट बेनिफिट का थ्योरी सब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पहली बार उन्हें ये गहराई से महसूस हुआ कि उनका वो तथाकथित पुत्र प्रेम अंदर से कितना खोखला था। एक अनजान साधारण से लड़के ने उन्हें दिखा दिया था कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है और कैसे उनका अपना ही ज्ञान उनके जीवन की सबसे बड़ी हार बन गया था। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा व्यंग्य। जिस पिता ने अपने जीते जागते बेटे की जान बचाने के लिए 3000 रुपया देने से मना कर दिया था ना, उसी पिता ने अपनी आत्मग्लानि, अपने उस भयंकर अपराध बोध को धोने के चक्कर में प्रभुदास के अंतिम संस्कार और कर्मकांडों पर पानी की तरह पैसा बहाया, हजारों रुपए खर्च कर डाले। सोचिए, जो पैसा एक जिंदगी को बचा सकता था, उसे अब सिर्फ राख पर बहाया जा रहा था। कितनी बड़ी विडंबना है ये। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पैसा हमारी सेवा करने के लिए बना है, या हम बस पैसे की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं? ये कहानी ना एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। जब सही समय पर अपनों को प्यार और त्याग की जरूरत होती है और हम वो नहीं दे पाते, तो बाद में किया गया ये दिखावटी खर्च या पछतावा खोए हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता। ज्ञान, पैसा और रिसोर्सेज का असली मतलब तभी है जब वो किसी की जान बचा सके, किसी के चेहरे पे खुशी ला सके। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने पर मजबूर हो गए ना? जरूर सोचिएगा।